दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं और याद रखिएगा दोस्तों आज हमारा 51वां दिन है। जी हां दोस्तों, लगातार 50 दिनों की क्लास हम लोगों ने कवर कर लिया और 1500 सवाल भी कवर कर लिया। आज की क्लास अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके पास 1501 से लेकर 1530 तक के सवालों का कलेक्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये श्रृंखला है। पिछले 45 दिनों तक दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था एंशिएंट हिस्ट्री पर, अब हम लोग मिडावल हिस्ट्री पर चल रहे हैं। मिडावल हिस्ट्री में दोस्तों हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के तख्त पर जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, उस गुलाम वंश के संपूर्ण साम्राज्य अधिपतियों के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया। कितने कितने राजा हुए, कौन कौन सुल्तान बना, शुरू से लेकर 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक की दोस्तों चर्चाएं हो चुकी हैं। और अब जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक राजपाट किया था दोस्तों, उसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आज हम लोग क्लास शुरू हो रही दोस्तों खिलजी वंश से संबंधित। जी हां दोस्तों, खिलजी वंश में आपको क्या कुछ पढ़ना है। खिलजी वंश के जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, आपने पढ़ा होगा कि गुलाम वंश के अंतिम राजा कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या किया, याद रखेंगे, खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 ईस्वी में। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे और मुबारक शाह खिलजी के बारे में भी पढ़ेंगे जो अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में कुछ स्पेशल सवाल हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया, तो आपके लिए ट्रेलर दिया जा रहा है। ठीक है, ट्रेलर पसंद आए तो आप फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। इन फाउंडेशन बैच में दोस्तों जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जा रही है। बहुत ही जबरदस्त ये सीरीज है, बस आइए आप ज्वाइन कर लीजिए, मजा आपको बहुत आएगा। सच बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा, आप विश्वास कीजिए। आइए सिर्फ एक बार आप मौका दीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि हम किस क्वालिटी कंटेंट को रीड कर रहे हैं, हम कितना अच्छा स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। जितना ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा, आप खिलजी वंश में मैं बहुत सारे सवाल आपको दूंगा, आप देखिएगा वो कैसे सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक सवालों को ध्यान से पढ़ते हैं। याद रखिएगा दोस्तों आज हमारा 51वां दिन है और क्वेश्चन नंबर 1501 से लेकर 1530 तक की बातें करेंगे। खिलजी वंश में जितने भी राजा हुए हैं, जो बादशाह हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। पहला सवाल लिखा दोस्तों कि गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा। तो याद रखें दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों कौन सा वंश चला है, याद रखेंगे खिलजी वंश चला है। ठीक है, कौन सा वंश चला है, खिलजी वंश। एक सवाल ये आता है कि गुलाम वंश कब से कब तक था, तो टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश की आधारशिला रखी थी। क्यों? क्योंकि इसका नाम भी गुलाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और यहां से लेकर के दोस्तों 1290 ईस्वी तक दोस्तों क्या चलता रहा, याद रखेंगे गुलाम वंश का शासन रहा। अब अंतिम राजा, अंतिम कौन था दोस्तों गुलाम वंश में, अंतिम शासक था कैमूर्स। कौन था दोस्तों, कैमूर्स। कैमूर्स की हत्या कर दी गई, कैमूर्स की हत्या कर दी गई। कब कर दी गई, तो 1290 ईस्वी में कर दी गई। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश आया है। ये खिलजी वंश दोस्तों कब से कब तक चलेगा, तो सबसे कम टाइम पीरियड है दोस्तों, 1290 में शुरू हुआ है और 1320 ईस्वी में क्या हो जाएगा, ये यहीं पर स्टॉप लग जाएगा। केवल और केवल 30 साल, कितना दोस्तों, 30 ईयर। ठीक है, केवल 30 साल तक दोस्तों खिलजी वंश रहा, उसके बाद नहीं। ठीक है, लेकिन उस 30 साल में इसने बहुत बाउंडर मचाया। ठीक है, कहां दिल्ली सल्तनत के जो राजे थे कभी दक्षिण भारत नहीं जाते थे। खिलजी वंश के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की तरफ भी दोस्तों अपनी सेनाएं भेजी और वहां भी लोगों को परिचित करा दिया कि भाई खिलजी कोई शासक है। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है खिलजी वंश की स्थापना किसने की। अगर आपसे स्थापना पूछे तो बताइएगा जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, जलालुद्दीन। पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, देखिए नाम हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना उसको पूरा पूरा पढ़ा जाए। ठीक है, 1290 ईस्वी में याद रखेगा कैमूर्स की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और 1296 ईस्वी में याद रखेगा इसकी भी हत्या हो जाती। कौन कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, याद रखेंगे इसकी हत्या हो जाती। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आता है, खिलजी वंश की राजधानी कहां थी। ठीक है, खिलजी वंश की राजधानी कहां थी। जैसे अगर हम इल्तुतमिश की बात करें या उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली के तख्त पर बैठा तो जरूर था लेकिन कभी दिल्ली आया नहीं, डर के मारे। ठीक है, कि बाकी के जो गुलाम है गौरी के वो हमें मार देंगे, इसलिए हमेशा वो लाहौर में रहा और लाहौर में ही पला बढ़ा। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको वहीं दफना भी दिया गया। आगे जो राजा आता है इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, उसने फिर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लिया दिल्ली और दिल्ली के तख्त पर बैठकर दोस्तों सारा राजपाट देखता था। इसे भी याद रखेंगे। उसी तरह से खिलजी वंश की राजधानी कहां है दोस्तों, याद रखेगा, हम लोग पढ़ते हैं किलोखरी। कहां पढ़ते हैं, किलोखरी इसकी राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी याद रखेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, आप जानिए, आप स्टडी 91 पे आ चुके हैं और सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि आप पीछे के
के वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि जब एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं इतिहास को, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, एक समय के साथ पढ़ते हैं, तो सारी चीजें आपको याद होती हैं, बहुत आराम से आप समझ पाते हैं। लिख रहा है खिलजी वंश के किस शासक के समय दक्षिण भारत पर, जी हां दोस्तों, दक्षिण भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो देखिए वो अरब आक्रमणकारी का गुलाम था, सॉरी अरब आक्रमणकारी करें, गजनवी गौरी, ये दोनों कहां से आए थे? तुर्क थे। ये दोनों क्या थे? तुर्क थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हीं का गुलाम था। उसी में दोस्तों इलबरी जाति का दोस्तों इल्तुतमिश था, हमने ये भी पढ़ा। आगे दोस्तों जब इनके बारे में पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में, ये मूल रूप से तुर्क थे। अब जब ये सवाल आता है ना, तो ज्यादातर बच्चे यहां अलाउद्दीन खिलजी करते, क्योंकि लोगों को याद होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण भारत की तरफ अभियान किया था, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आता कि पहला शासक नहीं था। उसके पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी अपनी सेना कहां भेजा था? दक्षिण में भेजा था। दक्षिण में देवगिरी के जो राजा थे रामचंद्र, उनके साथ दोस्तों इसका युद्ध चल रहा था, जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का युद्ध चल रहा था। तो ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे। ईमानदारी से बताना, अगर ये सवाल आता और ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी होता तो दक्षिण भारत देख करके हर बच्चा अलाउद्दीन खिलजी को ही टिक करता, कोई भी बच्चा यहां पर जलालुद्दीन खिलजी को टिक नहीं करता, और यही वजह है आपके उत्तर गलत होने की। तो इसको भी याद रखेगा, जलालुद्दीन खिलजी के समय में पहली बार आक्रमण हुआ था दक्षिण भारत पर, उसे आप याद रखेंगे। लिख रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, इसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है? इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? बहुत सोच समझ के बताइएगा। हम जनरली क्या करते हैं, हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं, हमें यह नहीं पता होता है कि भाई उसका कोई पुत्र भी था और वो भी कभी गद्दी पर बैठने का प्रयास किया होगा, नहीं जानते दोस्तों। अगर आप अकबर के समय की बात करें, अभी बहुत समय बाद, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश चलेगा, अभी तो गुलाम वंश खत्म हुआ है, खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे, तब जाके बाबर की एंट्री होगी और आ जाएगा क्या? मुगल सल्तनत आएगा, मुगल काल आ जाएगा। उस मुगल काल में बाबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, तब अकबर के बारे में पढ़ेंगे। सर अपनी बात को खींच के अकबर के पास क्यों ले जा रहे हैं? बता रहा हूं क्यों ले जा रहा हूं, कोई रीजन है, ऐसे तो बहस नहीं रहा हूं यार, कोई ना कोई कहानी होगी ना। तो अकबर के यहां दोस्तों जब आप जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अकबर कम समय में ही दोस्तों राजा बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पिता जो हुमायूं थे, वो दीन पनाह जो पुस्तकालय था दोस्तों, वहां की सीढ़ियों से गिर गए, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और कहा जाता है उनके बारे में कि ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये ऐसा कहा जाता है। ये कथन अकबर के पिता के बारे में, हुमायूं के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अकबर बैरम खां के संरक्षण में राजा बन जाता है। सब रुकिए ना, आप पढ़ा रहे हैं खिलजी वंश, फिर अकबर के बारे में बता रहे हैं। भैया मेरे बस आखिरी लाइन बोलने जा रहा हूं, सुन लो क्यों बोल रहा हूं। ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये सवाल जीवन भर नहीं भूलेगा, जीवन भर नहीं भूलेगा, सुन जाओ। वो बैरम खां के संरक्षण में दोस्तों राजा बन जाता है, ठीक है। बैरम खां के संरक्षण में अकबर को राजा चुन लिया जाता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। अब राजा चुनने के बाद दोस्तों बैरम खां लगातार उनके संरक्षण में रहता है। अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़ा, पानीपत का द्वितीय युद्ध देखने को आपको मिलेगा। प्रथम युद्ध में दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों विक्रमादित्य हिमू के साथ लड़ना होता अकबर का। अकबर डायरेक्ट नहीं लड़ता, अकबर बहुत छोटा रहता, 14-15 साल की उम्र में क्या लड़ाई करेगा, बच्चा है, हाँ, वो भी विक्रमादित्य हिमू से जाके लड़ जाएगा, असंभव सा फील होता है। बैरम खां लड़ता है, असल में कौन लड़ता है इस लड़ाई को? बैरम खां लड़ता है। हालांकि पानीपत का युद्ध मुगल सल्तनत के द्वारा जीत लिया जाता है। अच्छा, ये बैरम खां का एक पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। एक्चुअली उसका नाम अब्दुल रहीम खान खाना नहीं था, उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, उपाधि थी। वो उपाधि अकबर ने उसको दिया हुआ था, क्यों? बहुत ज्यादा विद्वान होने की वजह से। याद रखेगा बस यही खान खाना उपाधि सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? याद रखेगा जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र इख्तियारुद्दीन को दोस्तों कौन सी उपाधि दिया था? खान खाना की उपाधि दिया था। क्या दिया था? खान खाना की उपाधि दिया था। याद रखेंगे पहली बार खान खाना की उपाधि का जिक्र कहां हुआ है? खिलजी वंश में हुआ है, ठीक है, खिलजी वंश में हुआ है, उसे आप याद। अकबर ने बहुत कुछ खिलजी वंश से सीखा। खिलजी वंश में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दरवाजा बनाया गया अलाई दरवाजा, उसी से प्रेरित होकर के अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। तो खिलजी वंश से काफी प्रभावित था अकबर, और यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लिया उसने, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों चीजों को चलाया है। जिस तरह से आप इसमें पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी एक दोस्तों नया संबत जारी करना चाहता था, एक नया धर्म चलाना चाहता था। ये तो नहीं चलाया, ये तो नहीं, दिल्ली के कोतवाल के कहने पर ये रुक गया, लेकिन अकबर ने चलाया। अकबर ने इलाही धर्म की शुरुआत किया था, इलाही संबत की शुरुआत किया था, वो चीजें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र, अच्छा इसके दो पुत्र थे, हाँ भाई दो पुत्र थे, करा दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे कौन सी उपाधि दिया? तो पहले वाले को तो खान खाना दे दिया, दूसरे वाले को दोस्तों अरकली खां की उपाधि दिया था। क्या दिया था दोस्तों? अरकली खां। जी हाँ दोस्तों, अरकली खां, इसको भी उपाधि दिया था। आगे लिख रहा है दोस्तों आमिर खुसरो
खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया? ओहो सर, आमिर खुसरो के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है सर। मोहम्मद खां के समय में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहम्मद खां जो था दोस्तों उसके यहां, अच्छा मोहम्मद खां कौन था? अकबर गयासुद्दीन बलबन का जो बड़ा पुत्र था, जो सिंध, मुल्तान, लाहौर पर शासन करता था, जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया। ये आमिर खुसरो और आमिर हसन उसी के दरबारी इतिहासकार थे, उसी के दरबार में रहते थे। आगे फिर जब वो मर जाता तो उसके पिताजी के यहाँ चले आते हैं, बलबन के यहाँ चले आते हैं, और फिर धीरे धीरे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। तो कई सुल्तानों का काल देखते हैं, ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में भी है, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी है। तो आमिर खुसरो याद रखेगा सर, ये वही वाले आमिर खुसरो जिनका जन्म कासगंज एटा में हुआ था? हाँ वही वाले सर, ये वही वाले हैं जिनको उर्दू का जन्मदाता कहा जाता है, या हिंदी काव्य शैली में उर्दू का प्रयोग इन्होंने किया था। हाँ वही है सर। ये तबला बजाने वाले जो थे, पहली बार तबला का आविष्कार किया था, यही वाले? हाँ भाई वही है सर। इन्हें हिंद का तोता कहते हैं? हाँ यही है सर। इन्हें तूती हिंद भी कहा जाता है? हाँ भाई वही है, सब वही है, जो आप जानते हैं सब वही है। इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा, ये वही है, ठीक है। अब सुनिए, लिख रहा आमिर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन दोस्तों किस किताब में किया है? तो मिफ्ताह उल फुतूह में किया है। कहां पर किया है? मिफ्ताह उल फुतूह। क्या नाम है दोस्तों? थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है लेकिन घबराइए मत, ठीक है। मिफ्ताह उल फुतूह। अब सवाल उल्टा भी देता है, ऐसे पूछेगा मिफ्ताह उल फुतूह में किसके बारे में बताया गया? तो क्या बताएंगे? जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के बारे में बताया गया। ऐसे भी कर सकता, मिफ्ताह उल फुतूह की रचना किसने की? तो क्या बताएंगे? आमिर खुसरो ने किया। तो सवाल को उलट पलट के कैसे भी पूछेगा। मैं यहां 3 सवाल बनाऊं, ये मजा नहीं आता, ठीक है। तो एक सवाल बता रहा हूं, इसी पर आधारित जो जितने भी सवाल बन सकते हैं वो आप खुद से समझना होगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों, दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस शासक के काल में किया गया था? प्रथम मुस्लिम आक्रमण दोस्तों लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण भारत में तो याद रखे गए सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, याद रखे दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के समय में। जलालुद्दीन खिलजी के समय में दोस्तों ये प्रथम आक्रमण किया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, कुछ और, दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया गया था? ओहो, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, सवाल उल्टा दिया है, ठीक है। क्या दिया है जरा समझिएगा, ठीक है। सवाल में हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि किसने किया था, सवाल ये पूछ रहा है किस शासक पर किया गया था। मतलब देखिए, दक्षिण भारत में भेजा तो गया था, किसने भेजा था? तो याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने भेजा था। जलालुद्दीन खिलजी ने भेजा था। लेकिन दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की लड़ाई चल किससे रही थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सेना किस पर भेजा था? तो याद रखिएगा, देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र। जी हां दोस्तों, राजा रामचंद्र के साथ दोस्तों इसका युद्ध हुआ है। और यही राजा रामचंद्र, आज आप आगे पढ़ेंगे, इनको राय रायन की उपाधि दिया गया था। क्या राय रायन क्या थी दोस्तों? इनकी उपाधि थी। सवाल आता है परीक्षा में कि राय रायन की उपाधि किसे दिया गया था? तो देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र को दिया गया था, जिसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। और यही दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण न बोल करके दोस्तों इसे तुर्क आक्रमण कहिए तो ज्यादा सही है। प्रथम तुर्क आक्रमण था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये तुर्क जनजाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ कहा जाता था, या दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता था? तो राजकीय व्यय से संबंधित विभाग है, याद रखेगा, जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों ये विभाग बनाया था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना किया था, याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है, दीवाने वकूफ, ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या दोस्तों किसने कर दिया? तो इसकी हत्या इसके भतीजे जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया। भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसकी हत्या कर दिया। ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 1296 ईस्वी में किसकी हत्या हो जाती है? जलालुद्दीन खिलजी की। तो 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक गद्दी पर कौन बैठा रहा? खिलजी वंश की गद्दी पर जलालुद्दीन खिलजी रहा। अब 96 में इनका क्या हो गया? अंत हो गया। और अब अगला शासक कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। लिख रहा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? बहुत सोच समझ के बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरश्यास्प। क्या नाम था दोस्तों? बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत कठिन नहीं है। अली गुरश्यास्प, अली गुरश्यास्प।
गुरशास्प, ऐसे लिखेंगे अली गुरशास्प। ये दोस्तों इसके बचपन के नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने चाचा की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठता है और 20 साल तक लगातार शासन चलाता है, 1296 से लेकर के 1316 तक। जी हां दोस्तों, कितना साल हो जाएगा? 20 ईयर। जी हां दोस्तों, 20 ईयर से दोस्तों ये राजपाट चला रहा है। इसको भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। ठीक है, एक सवाल दोस्तों यहां पर आता है कि ये सिंहासन पर कब बैठा। दो सवाल बनता है, इसने अपने चाचा की हत्या तो कर दिया 1296 में, फिर दोस्तों ये सिंहासन पर कब बैठा। एक सवाल ये आता है दिल्ली के सिंहासन पर, और इसकी स्थापना कब हुआ, इसका राज्याभिषेक कब हुआ। ये दो अलग अलग सवाल आता है और वहां डेट पर सवाल पूछा जाता है। मतलब आपके सामने ये 1296 तो देगा, प्लस आपको बताना होगा तो बताएगा जुलाई 1296 पहली बार। अगर आप इसके पहली बार की बात करेंगे दोस्तों तो कब आता है ये पहली बार? 19 जुलाई हत्या के बाद की बात है। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है दोस्तों, ये स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। पहले क्या करेगा? स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। कौन दोस्तों, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं या अली गुरशास्प की बात कर रहे हैं। जब आप आगे आएंगे तब आप पढ़ेंगे कि अब इसका सिंहासन, इसको थोड़ा सा मिटा दूं सोच रहा हूं, तो फिर हटेगा नहीं यहाँ पे लिखने में, फिर से लिख दूंगा अभी मैं। ठीक है, सुनिए। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो मैंने टाइम पीरियड बताया दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक दोस्तों समय है इसका है। पूरे 20 साल दोस्तों इसने राज किया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दोस्तों इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया 19 जुलाई 1296 को। लेकिन दोस्तों याद रखेगा 20 अक्टूबर को, 19 के बाद 20 कर लीजिएगा और जुलाई के अलावा दोस्तों यहां पर क्या कर लीजिए, अक्टूबर कर लीजिएगा। तो 20 अक्टूबर को दोस्तों इसका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, इसका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग सवाल हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे ना आपके परीक्षा में दोस्तों कई बार डेट पूछ देता है। तो ऐसे सवालों में कुछ सवालों में डेट को भी याद रखना जरूरी है। जैसे जुलाई में इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और अक्टूबर में इसने अपने आप को अपना क्या कराया दोस्तों, यहां पर दिल्ली के राज सिंहासन पर गद्दी पर बैठा है, याद रखेगा। ठीक है, यहां किसी किताब में दोस्तों 19 भी दिया, कहीं 20 भी दिया, तो घबराइएगा मत। ठीक है, लिख रहा सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना रखने की प्रथा दोस्तों किसने शुरू की। अगर इसके पहले हम गुलाम वंश की बात करें तो इल्तुतमिश के समय में दोस्तों इक्तेदारी व्यवस्था अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, इक्तेदारी में क्या होता था, इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों लोग जो इक्तेदार होते थे भू राजस्व को वसूलने का कार्य करते थे और उसके बदले में समय पड़ने पर राजा को सैनिक जो है एक निर्धारित संख्या में जो सैनिक होते थे वो उनको मुहैया कराते थे, ताकि जब कभी युद्ध की आवश्यकता हो तो इक्तेदार वो सैनिक लेकर आते थे, उनका खर्चा वर्चा इक्तेदार ही देखते थे। यही कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट था। यहां पर दोस्तों कॉन्सेप्ट चेंज होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, यह इक्तिदारी व्यवस्था को समाप्त किया और नगद वेतन देना शुरू कर दिया कि भाई सैनिक हमारे होंगे, नगद वेतन देना शुरू कर दिया, अपनी स्वयं की अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया। क्या बात करें सर, ये तो लगता बड़ा भयंकर लड़ाई होने वाली है। हां, तभी तो ये सब कर रहा है। तो याद रखेगा ये सब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। ठीक है, तो याद रखेगा दोनों पॉइंट यहां पर, एक नगद वेतन वाली बात और दूसरी अस्थाई सेना वाली बात, ये कब से शुरू होती है तो अलाउद्दीन खिलजी के समय से शुरू होती है। लिख रहा दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल अस्थाई सेना किसके पास थी, तो भाई जाहिर सी बात अस्थाई सेना रखना शुरू किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी के पास ही सबसे विशाल सेना थी। ठीक है, इससे बड़ी सेना आगे किसी के पास ना हुई। ठीक है, मतलब पीछे अब तक किसी के पास नहीं थी, आगे तो बहुत सारे लोग आएंगे उनके पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और आता है, देखिए याद आ गया, राज्याभिषेक इसका कहां हुआ था, सवाल ये भी बन जाता है। तो इसका राज्याभिषेक हुआ था लाल महल में। कहां हुआ था दोस्तों, लाल महल में दोस्तों इसका राज्याभिषेक हुआ था। ये भी जरा याद रखेगा, पूछ सकता है। अच्छा, इस लाल महल की स्थापना किसने कराया था दोस्तों, ये भी पूछ सकता है। तो लाल महल की स्थापना कराया था बलबन ने। किसने कराया था, लाल महल किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बलबन के द्वारा बनवाया गया था। ये उसी लाल महल में इसके राज्याभिषेक किया गया है, वो याद रखेगा। बाकी सबसे बड़ी सेना या अस्थायी सेना या सेना को नगद वेतन देना, यह सब जो है इसका काम था। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा दोस्तों किसने शुरू किया। देखिए घोड़ा दागने होता क्या था कि मान लीजिए ये हुलिया रखना, घोड़ा दागना क्या होता है, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। देखिए जब कभी आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, भाई आप किस बैच में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, किस क्लास के स्टूडेंट है, या कभी कोचिंग, बड़ी कोचिंग ज्वाइन किया होगा आपने, तो वहां भी दोस्तों आपको एक आई कार्ड मिलता है कि आप फला बैच के बच्चे हैं और आप इस तैयारी करने के लिए आए। वो एक्चुअली में आई कार्ड है क्या, वो आपका एक पहचान पत्र है। ठीक है, उसी तरह से जो लोग सेना में होते थे, आज भी हमारे यहाँ जो सेना में होते हैं, जो पुलिस में होते हैं, उनका एक आई कार्ड होता है, उनका भी पहचान पत्र होता है। उस जमाने में इस तरह के आइडेंटिटी कार्ड होते नहीं थे।
भाई कहाँ आइडेंटिटी कार्ड होते थे, कहाँ छपता था? तो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में दोस्तों याद रखेगा, उनको ये घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया रखने की जो प्रथा होती थी, एक लोगो यहां उनके हाथ में प्रिंट हो जाता था, परमानेंट प्रिंट होता था, टैटू जिसे आप कहते हैं, ठीक है, एक टैटू टाइप का बन जाता था उनके हाथ में। वो बताते थे कि ये सैनिक जो है किस जगह से बिलोंग करता है, या अलाउद्दीन खिलजी की सेना में है या नहीं है, इस तरह के सभी कॉन्सेप्ट जो होते थे ये यहां पे आता था। तो घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा ये कहां शुरू होता है? तो याद रखेगा, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों स्टार्ट किया है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। जब इतनी बड़ी सेना रखा है तो जाहिर सी बात है, कौन सी सेना, भाई सेना कई सारे गुटों में बटी होती थी, तो कौन सैनिक किस गुट में है ये दोस्तों वहां पर डिसाइड होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर क्या थी? एक बात बताओ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, यहां पर अस्थाई सेना रख दिया, क्या रख दिया यहां पर, यहां अस्थाई सेना रख दिया, प्लस दोस्तों क्या कर दिया, नगद वेतन। जी हां दोस्तों, नगद वेतन देना शुरू कर दिया, तो खर्चे तो बढ़ गए होंगे, इक्वल टू क्या हो गया, अब जाहिर सी बात इसका खर्चा क्या हो गया होगा, बहुत बढ़ गया होगा। अब वो खर्चा बढ़ गया तो भू राजस्व की दर भी बढ़ानी पड़ेगी। इसके समय में भू राजस्व की जो दर थी वो उपज का 1/2 लगता था, उपज का 1/2 याद रखेगा। यानी सीधे सीधे हम बात करें तो 50%, जो आज हम टैक्स 18% देते हैं, 28% देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में 50%, आधा किसका, सरकार का और आधा जनता का होता था। यह कॉन्सेप्ट होगा। और क्यों हुआ ऐसा आपने देख भी लिया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब तो पढ़ने का मजा है, वरना फिर पढ़ने का मजा बेकार हो जाएगा। ये हमारा ट्रेलर वीडियो है जो आपको मिल रहा है, ट्रेलर वीडियो है। आप सोचिए जब फाउंडेशन बैच में आप पढ़ेंगे तो कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा, ठीक है। लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स, यानी खम्स किसे कहा जाता दोस्तों, लूट का धन। जब अलाउद्दीन खिलजी किसी राज्य पर हमला करता था तो उस राज्य को लूट लिया जाता था, सारे सैनिक मिलजुल के लूटते थे, खूब लूट उठ कर ला करके सब एक जगह क्या हुआ था, कलेक्शन रखा जाता था, उसी को खम्स कहा जाता था। तो कह रहा लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा कितना होता था, तो इसमें कम हिस्सा लेता था। कम हिस्सा क्या मतलब, समझ लीजिए 3/4 हिस्सा ये सुल्तान का होता था। 3/4 मतलब समझते हैं क्या हो गया, 3/4 मतलब 75%। 75% किसका होता है, सुल्तान का होता था, और 25% में लोग अपना बांट लेते थे, ठीक है। 25% में जो होता था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो ये होता था सैनिक खूब लूटो, जितना लूटोगे, उस 100 रुपया लूटोगे तो 25 रुपया बटेगा, 1000 लूट के लाओगे तो 250 रुपया बढ़ जाएगा, 10,000 लूट के लाओगे तो 2500 रुपया बांट दिया जाएगा तुम लोगों के बीच में। तो जम के लूटपाट होता था। 3/4 कहने का मतलब 75% सुल्तान रख लेता था। देखिए टैक्स के मामले में 50% लेता था, लेकिन लूट के माल में और ज्यादा हिस्सा उसका होता था, किसका, खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। कहा परमानेंट तुमको वेतन दे रहे हैं, ये तो तुम्हारा कमीशन अलग से वेतन तो हम तुमको दे ही रहे हैं ना, वेतन के अलावा 25% अलग से सैनिकों को बांट देता था कि लूटपाट जारी रहे, लूटपाट जारी रहे। ये चीजें दोस्तों होती थी। तो पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, आएगा मजा है। देखो नितिन सर के साथ मजा ना आए तो फिर क्या बात, ठीक है। और मैं इसीलिए सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं। बच्चे हमेशा कहते थे सर कहां से आके तैयारी करें, कहां से विषय को शुरू किया जाए। आप यहां से पढ़ना शुरू करिए, आपको मजा बहुत आएगा। अगर यहां से चीजें अच्छे से समझ में आने लगी तो आप हमारा फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई हैं, ये तो बस खाली ट्रायल के रूप में दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी किताबें अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी किताबें हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए, या वेबसाइट एप्लीकेशन पर विजिट करके वहां से आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों एक बाजार नियंत्रण प्रणाली आया था, या जिसे हम दो नामों से जानते हैं, हम उसे कहते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली, या फिर कहीं कहीं पे दोस्तों आप पढ़ेंगे मूल्य नियंत्रण प्रणाली। चाहे बाजार नियंत्रित करने की बात कर दे, चाहे मूल्य नियंत्रण करने की बात कर दे, एक ही बात है, दो बात नहीं है। अब होता क्या था, ये सैनिकों को वेतन देता था। अब जाहिर सी बात है बाजार में जो मूल्य, सामानों का जो मूल्य होता था, वस्तुओं का जो मूल्य होता था, वो अधिक अगर होगा तो भाई जाहिर सी बात है सैनिकों को वेतन भी ज्यादा देना पड़ेगा। भाई अगर महंगाई होगी तो सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि कम वेतन पे सैनिक काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत या मूल्य नियंत्रण प्रणाली के तहत हर एक वस्तुओं पर जो मूल्य होता था वो एक फिक्स होता था, निर्धारित होता था, वो कोई ज्यादा बढ़ाकर नहीं रख सकता था। एक तरह से प्राइस कंट्रोल कर लिया था। आप इसे कह सकते हैं जिस तरह से हम लोग निजी अर्थव्यवस्था का नाम देखते हैं भारत में, तो क्या है, ऐसे सामाजिक अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था दोनों को मिला देंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो हम लोग मिक्स इकोनॉमी में है, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या था, यहां पर एक तरह से निजी अर्थव्यवस्था चलता था।
था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने वस्तुओं को दाम को औसत से अधिक न कर दे, इसलिए दोस्तों ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली लगा था। इसके लिए कई सारे अधिकारी निगरानी करते थे। ठीक है, ये भी याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये परीक्षा में बार बार आता है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था दोस्तों, उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर नाम था। मलिक काफूर दोस्तों एक हिजड़ा था। क्या था दोस्तों? एक हिजड़ा था। लगभग 7 फीट की हाइट थी इसकी, 7 फीट का एक लंबा चौड़ा क्या था, एक हिजड़ा था, और कभी नहीं डरता था। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात अभियान के लिए गया था, गुजरात अभियान पर गया था, तो उस दौरान दोस्तों वहां की मार्केट से 1000 दिनार में 1000 दिनार में दोस्तों इस मलिक काफूर को लेकर आया था। ठीक है, और बाद में मलिक काफूर सेनापति बन जाता है अपनी योग्यता के आधार पर। ठीक है, तो याद रखेगा, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को एक और नाम से जाना जाता है 1000 दिनारी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इसको 1000 दिनार में खरीदा था, एक तरह से दास था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, उसी को भेजता है। लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराया गया। भाई अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन में क्या क्या निर्माण कराया? ठीक है, तो चलिए एक एक निर्माण लिखिए। पहला लिखिएगा जमैयत खाना मस्जिद। जमैयत खाना मस्जिद। सवाल पूछता है जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद बनाया है, कुव्वतुल इस्लाम। कई बच्चे ने, मैंने देखा कमेंट किया, कोई केरल मस्जिद बता रहा था, अरे उसको रखो साइड में, इससे पुरानी मस्जिद नहीं, भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया गया, वो सारी चीजें आपने पढ़ा था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो दिल्ली में मेरौली के पास स्थित है, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, तो दोनों का लोकेशन अलग अलग है। ये जमैयत खाना मस्जिद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि अकबर अलाई दरवाजे से बहुत प्रेरित हुआ था, और उसी के तरह से दोस्तों यहां बुलंद दरवाजा उसने बनाया। तो अलाई दरवाजा याद रखेगा दोस्तों, अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। 1000 खंबा महल, जी हां दोस्तों, 1000 खंबा महल का निर्माण किसने कराया है? तो याद रखेगा 1000 खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों बनाया गया। और इसके अलावा दोस्तों सीरी का किला, जी हां दोस्तों, सीरी फोर्ट जो दोस्तों, सीरी का किला भी किसने बनाया है? तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। मुख्य रूप से 4 स्थल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई इसका निर्माण किसने कराया? तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है किस नगर को कुतुल इस्लाम का नाम दिया गया? जी हां दोस्तों, कुतुल इस्लाम का नाम दोस्तों किस नगर का दिया गया, किस नगर को दिया गया? तो याद रखेगा जो देवगिरी था ना, देवगिरी। जी हां दोस्तों, ये देवगिरी वही है जहां रामचंद्र का शासन चलता था, रामचंद्र का शासन चलता था, जिनको राय रायन भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखेगा उसी देवगिरी का नाम बाद में बदल करके कुतुल इस्लाम कर दिया गया। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं हुआ है, ये नाम दोस्तों, नामकरण इसका मुबारक खिलजी के समय में हुआ है। मुबारक शाह खिलजी के समय, खिलजी के समय नामकरण हुआ है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखेगा, तब देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कुतुल इस्लाम कर दिया गया था। ये बात का सवाल है। लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम क्या था जो रामचंद्र देव की पुत्री झत्तेपाली से उत्पन्न था? देखिए बात को समझिएगा, अलाउद्दीन ने जब देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र पर हमला किया, जिन्हें राय रायन की उपाधि दिया गया था, तो हमला करने के बाद रामचंद्र जी के पुत्री, जिनका नाम क्या था? झत्तेपाली याद रखेगा रामचंद्र की पुत्री हैं, उनके उससे विवाह कर लेता कौन? अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद दोस्तों एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। जी हां दोस्तों, उस पुत्र का नाम क्या है? यह पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है, इसका नाम है शिहाबुद्दीन उमर। क्या नाम है? शिहाबुद्दीन। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? शिहाबुद्दीन उमर नाम है। तो ये भी आप याद रखेगा, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है, इसे भी आप याद रखेगा। मुझे पता है आपके लिए नया सवाल है, आपने कहीं भी कोचिंग किया होगा, पढ़ा होगा, आप एक बार केयर करिए, क्या इतनी सारी चीजें, इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए गए कि नहीं क्लियर कराए गए? नहीं क्लियर हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा दोस्तों? तो याद रखेगा आमिर खुसरो ने। किसने देखा दोस्तों? आमिर खुसरो ने देखा है। आपने देखा दोस्तों किस तरह से 7-8 लोगों का काल देखा। भाई मोहम्मद खां के समय शुरू करो, मोहम्मद खां का देखा, गयासुद्दीन बलबन का देखा, फिर गयासुद्दीन बलबन के बाद दोस्तों कैमूर आया, कैकुबाद आया, कैमूर आया, जलालुद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, उसके बाद मुबारक शाह आएगा, इसके बाद दोस्तों आगे तुगलक वंश में भी जाता है। ठीक है, तो 8-8 सुल्तानों का दोस्तों काल देखा इसने, ऐसा कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों आमिर खुसरो की रचना का नाम बताइए। ठीक है, तो आमिर खुसरो की जो पुरानी रचना हमने जो पीछे पढ़ा, ठीक है, मिफ्ता उल फुतूह, क्या पढ़ा दोस्तों? मिफ्ता उल
फुतूह, ठीक है। तो मिफ्ता उल फुतूह दोस्तों ये वही किताब है जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के बारे में दोस्तों बताया गया है। हमने पीछे पढ़ा ना इस किताब के बारे में। तो मिफ्ता उल फुतूह याद रखेगा, ये आमिर खुसरो की प्रसिद्ध कृति है, रचना है। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरी रचना याद रखेगा, आशिका। क्या रचना है दोस्तों? सॉरी, एक रचना और है आशिका, ठीक है। छोटा सा नाम है आशिका, सवाल आता परीक्षा में, याद रखेगा, ठीक है। तो आशिका किसकी रचना है? भी आमिर खुसरो की रचना है। इसी तरह नूर ई सिपीहर, क्या नाम है दोस्तों? नूर ई सिपीहर, ये किसकी रचना है? भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। मिफ्ता उल फुतूह बता दिया हूं। चौथा लिखेगा किरान उस, देखिए ये उसी तरह से नाम है, किरान उस शदेन। कहीं पर दोस्तों उस शदेन लिखा हुआ है तो घबराइए मत, कि किरान वाला पड़ेगा। किरान याद रखेगा, नूर याद रखेगा, आशिका याद रखेगा, मिफ्ता, जैसे मिफ्ता में कहीं पर दोस्तों मिफ्ताह लिखा हुआ है, मिफ्ताह, यहां ह भी लगा हुआ है तो घबराइए मत। उसी तरह से उस शदेन में एक साथ कर दिया गया, उस शदेन, तो घबराइए मत। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध कृति है खजाइन उल फुतूह, ठीक है। मिफ्ता उल फुतूह और खजाइन उल फुतूह ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खजाइन उल फुतूह ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें से स्टार लगा लीजिए। मिफ्ता उल फुतूह आपसे परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, खजाइन उल फुतूह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और आशिका पूछा जाता है। एक और है दोस्तों, छठी रचना याद रखेगा, तुगलकनामा। भी आगे जो आएगा तुगलक वंश, तो याद रखेगा तुगलकनामा भी किसकी रचना है? वो भी दोस्तों आमिर खुसरो की रचना है। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय में तारीख ए अलाई लिखा है इसने। क्या लिखा है? तारीख ए अलाई। तो कितनी रचना हो गया दोस्तों? 7 रचना, ठीक है। इस 7 के बाहर कुछ नहीं जाएगा परीक्षा में, यहीं से जो कुछ आना है, बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 2 तो पक्का याद करिएगा, क्या क्या? मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, ये 2 अलग कर लीजिए। इसके अलावा तुगलकनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 हो गया, और इसके अलावा चौथे में क्या पढ़ लिया? तारीख अलाई 4 हो गया, आशिका वाला 5 हो गया, 6वें नंबर में क्या हो गया? उस सदेन हो गया, किरान उस सदेन, और 7वें नंबर पे नूर ई सिपीहर, ठीक है। ये हो गया आपका। लिख रहा दोस्तों अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया? जी हां दोस्तों, स्वयं को दोस्तों अपने आप से उपाधि दे दिया। तो क्या कहा था दोस्तों? ये अपने आप को मानता था सिकंदर सानी। क्या मानता था? सिकंदर सानी कहने का तात्पर्य क्या था? यह विश्व विजेता बनना चाहता था, इसीलिए इसे सिकंदर दूती भी कहा गया। क्या कहा गया है? सिकंदर दूती भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए ऐसा कहा गया, ठीक है। लिख रहा अलाउद्दीन के शासन काल में बाजार नियंत्रण व्यवस्था संचालन अधिकारी कौन था? तो पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था या बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसकी देन थी? अलाउद्दीन खिलजी की देन थी। और यहां पर अधिकारी का नाम क्या था? उसका नाम था दीवान रियासत। उस अधिकारी का पद क्या था? उसे दीवान रियासत कहा जाता था। रियासत मतलब जो पूरा साम्राज्य है वहां का दीवान। और दोस्तों दीवान रियासत के पद पर था कौन व्यक्ति? तो याद रखेगा यहां मलिक याकूब का नाम आता है। मलिक काफूर अलग व्यक्ति है, मलिक याकूब जो है दोस्तों अलग व्यक्ति है। तो यह भी आप याद रखेगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके समय में 2-3 व्यक्तियों का नाम याद रखेगा। मलिक याकूब सवाल देता है, मलिक काफूर से सवाल देता है, और अलाउद्दीन खिलजी सवाल देता है, एक आमिर खुसरो सवाल देता है। 4 अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित सवाल बनते हैं। इसके अलावा कहीं कुछ और सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा किस खिलजी शासक ने राशनिंग व्यवस्था, जी हां दोस्तों राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत किया था? वही यार, राशनिंग व्यवस्था का अर्थ क्या है? मूल्य नियंत्रण प्रणाली। और उसे किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। देखिए होता क्या है ना कि एक शब्द के कई सारे मायने, जैसे आपने रट लिया बाजार नियंत्रण प्रणाली और परीक्षा में दे दिया मूल्य नियंत्रण प्रणाली। अब बच्चे परेशान कि भाई सर ने तो कुछ और बताया, यहां तो कुछ और दे रहा है। यार एक ही चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही राशनिंग व्यवस्था है। राशनिंग मतलब ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, लोग ब्लैक कर देंगे सामानों को। देखिए होता क्या था, राशनिंग मतलब समझिए क्या होता है। आज की इकोनॉमी में देखेंगे राशनिंग किसे कहा जाता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए मार्केट में जितना डिमांड अगर उतना सप्लाई दिया जा रहा है तो प्राइस क्या होगा? इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल प्राइस रहेगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा सुनिएगा, ठीक है, स्टेबल प्राइस होगा। लेकिन अगर किसी ने क्या कर दिया, पूरे मार्केट से मान लीजिए टमाटर किसी ने डंप कर लिया, अपने यहाँ स्टोर कर लिया, मार्केट में टमाटर रिलीज नहीं होने दे रहा है। अब धीरे धीरे टमाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर टमाटर की शॉर्टेज हो जाएगी तो लोग ज्यादा दाम पे दोस्तों टमाटर खरीदना पसंद करेंगे। क्यों? शॉर्ट आ रहा है, हर किसी को टमाटर की जरूरत है। तो शॉर्टेज की अवस्था में प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर किसी ने अपने यहां डंप किया,
कालाबाजारी किया टमाटर का तो टमाटर के दाम बढ़ सकते हैं। ये होता है शॉर्टकट तरीका, इसी को राशनिंग कहा जाता है। तो राशनिंग व्यवस्था दोस्तों किसके समय में शुरू हो गया था, उसकी जांच पड़ताल होती थी बकायदा, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए आवश्यक चीजें हैं, वो भी याद रखेंगे। लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी ये किस कृति से मिलती है, उस कृति का नाम बताइए, किस रचना से दोस्तों इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीखे फिरोजशाही। देखिए रचना किसकी, जियाउद्दीन बर्नी की, और किताब का नाम क्या है, तारीखे फिरोजशाही किताब की रचना है। लेकिन उस किताब में भी दोस्तों याद रखेंगे इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा आमिर खुसरो की कृति थी, आमिर खुसरो की रचना। पीछे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि आमिर खुसरो की एक रचना है जिसका नाम क्या है, वो लिखा गया तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई। ठीक है, तो याद रखेगा ये दोनों ऐसी रचनाएं हैं जहां से किसके बारे में पता चलता है, अलाउद्दीन के शासनकाल में जो आर्थिक नीतियां थी उसके बारे में पता चलता है। लिख रहा है नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी लिखेगा, हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे, तो याद रखेगा आमिर खुसरो थे। कौन थे दोस्तों, आमिर खुसरो इसके जन्मदाता थे। याद रखेगा कासगंज एटा में जन्म हुआ था, पूछता है सवाल यहां से। ठीक है, कासगंज एटा जिला है, एटा जिले के अंतर्गत कासगंज आता है, वहां पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है किसने मद्य निषेध माने समझते हैं, मद्य यानी शराब, उसको निषेध कर दिया था, जुआ खेलना बंद करा दिया था, भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों ये प्रतिबंध लगाया था। बस अपने दरबार में थोड़ी बहुत छूट दिया था, दरबार में छूट दिया था कि कभी मनोरंजन के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा, खाली अलाउद्दीन के दरबार में ऐसा होगा, बाकी के राज्य में नहीं होगा, वहां पर निषेध था। लिख रहा कि सुल्तान ने अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान घोषित कर लिया कि इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान मैं हूं, और स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित कर दिया अपने आप को। भाई पिताजी ने इतना बना के दिया ना, इसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी होता है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, वो दोस्तों अब अभी देखिए खिलजी की बात करें ना, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना एक पार्ट और दिया जाए आपको। ठीक है, हो सकता है यहां पार्ट समाप्त हो जाए, लेकिन यहां पर मैं कोशिश करूंगा एक पार्ट और आपको दूं, खिलजी वंश के जो बच्चे खुचे सवाल है उस पर भी एक नजर हमारी पड़ जाए। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर अधिपति या खलीफा घोषित किया गया। लिख रहा है खलीफा वंश के अंतिम शासक खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या दोस्तों किसने कर दिया, तो इसकी हत्या दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने किया। किसने किया है, गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों इसकी हत्या किया है। और इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक के प्रथम राजा है तुगलक वंश का, और यहीं से तुगलक वंश की नींव पड़ेगी। तो याद रखेंगे यहां 1320 आते आते दोस्तों क्या हो गया, 1320 ईस्वी में इसकी हत्या हो जाती है और कहानी यहां क्लोज हो जाता है, और अब तुगलक वंश की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये सारे तथ्यों को आप याद रखेगा। सवाल तो आज यहीं समाप्त हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कब कितने स्पेशल सवाल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। और यहां पर दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है, बहुत सारे विषय आपको YouTube पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों किताबें भी अवेलेबल हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, तो आपको जहां से सुटेबल हो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।